हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने हिमालय और उत्तर भारत के मैदानों के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज़ की आकृति वाला स्थल है। जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है? वो मेज़ की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, ये किस प्रकार के सेल से बना है? क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सेल से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये गोंडवाना भूमि के टूटने और उसी के अपवाह के कारण बना था। एक बार हम गोंडवाना भूमि के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। सपोज ये अपनी अर्थ है। जो अपनी अर्थ थी, इसमें प्रारंभिक अवस्था में 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। इसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। ये जो कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पेंजिया। और ये जो इसके चारों ओर जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया नहीं है, एक्चुअली ये एक सुपर ओशियन है। इस सुपर ओशियन का क्या नाम था? इस सुपर ओशियन का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था फ्रेंड्स? इसका नाम था पेंथालासा। तो जो ये पेंजिया थी, ये 2 भागों में टूट गई। पेंजिया अपनी क्या हुई? ये 2 भागों में टूट गई। तो इसके जो उत्तर में जो भाग था, उसका नाम था लॉरेशिया, और इसके दक्षिण में जो भाग आया, उसी का नाम क्या था? इसी का नाम था गोंडवाना। और इसी गोंडवाना का जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसी गोंडवाना का भाग है। इसी के कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीनतम भूभाग कहते हैं। इस पठारी भाग में इस पर चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें जो घाटियाँ पाई जाती हैं वो कैसी हैं? वो चौड़ी तो हैं, लेकिन वो क्या है? छिछली हैं, वो गहरी नहीं है। और जो इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो उनकी आकृति कैसी? वो नुकीली ना होकर गोलाकार है। इस पठार को 2 भागों में, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार, इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक तो हो गया मध्य उच्च भूमि, और दूसरा क्या होगा? दक्कन का पठार। तो अपना जो मध्य उच्च भूमि है, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह हिस्सा जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है। जैसे ये जो मान लो, ये हो गया मालवा पठार। अपना जो मालवा का पठार है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में जो भी एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये हो गया अपना नर्मदा नदी, जो कि बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो इसी नर्मदा नदी के उत्तर में जो अपना मालवा का पठार है, मालवा पठार के अधिकतर भूभागों पर फैले हुए क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और यही नर्मदा नदी के जो दक्षिण में अपना एरिया जो स्थित है ट्रायंगुलर शेप में, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। जो अपनी बिंद श्रृंखला है, बिंद श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है। अब मैप पे अपने फिर से हम एक बार देखें, तो ये अपनी हो गई, ये जो हो गया, ये बिंद श्रृंखला है। तो दक्षिण में किससे? सतपुड़ा। ये वाली जो श्रृंखला, ये क्या है? सतपुड़ा श्रृंखला है। और उत्तर पश्चिम में ये कौन सी रेंज है? अरावली रेंज है। तो हमारी जो बिंद श्रृंखला है, उत्तर पश्चिम में अरावली से और दक्षिण में किससे? सतपुड़ा श्रृंखला से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। जो अपना उत्तर का मध्य उच्च भूमि है, ये राजस्थान के बलुई और पथरीले जो क्षेत्र हैं मरुस्थल का, उसमें मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। इस क्षेत्र में 3-4 जो नदियां प्रमुख हैं, इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। और इन नदियों के प्रवाह की जो दिशा है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं। और इस प्रकार ये क्या करते हैं? हमारे प्रायद्वीपीय पठार के ढाल को दर्शाते हैं कि किस तरफ है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से में चौड़ी, लेकिन पूर्व में संकीर्ण। मान लीजिए ये अपनी मध्य उच्च भूमि है, तो ये क्या हो गई? ये पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये जो अपनी मध्य उच्च भूमि है, इसको स्थानीय रूप से किस नाम से? बुंदेलखंड और बघेलखंड। जैसे बुंदेलखंड का मान लीजिए ये एरिया हो गया बुंदेलखंड, और बघेलखंड कहाँ पे स्थापित है?
यहाँ इसी के दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड के ये बघेली खंड स्थापित है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपहृत छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। जो हमारा मध्य उच्च भूमि है, इसके जो पूर्वी विस्तार है, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर जो दामोदर नदी द्वारा अपहृत है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अभी हमने मैप में देखा कि कैसे जो दक्षिण का पठार है त्रिभुजाकार भूभाग को दर्शाता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अभी हमने देखा था नर्मदा नदी के उत्तर में जो भूभाग स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और उसी नर्मदा नदी के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है त्रिभुजाकार में, उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। जो हमारा दक्षिण का पठार है, एक बार हम अपने मैप पे आते हैं। ये जो दक्षिण का पठार है, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की सॉरी, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महादेव और सतपुड़ा की श्रृंखला। सॉरी, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अभी हमने ऐसे मैप में अपने देखा था कि जो ऐसे नर्मदा नदी बह रही थी अपनी, नर्मदा नदी के जो दक्षिण में भूभाग था उसे क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में जो ट्रायंगुलर शेप में जो अपना भारत का आकार था उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं। इस उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। जो अपना ये दक्षिण का पठार है, इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, यानी ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला जो क्या है, इसके पूर्वी, इधर पूर्वी भाग में आएंगे तो हमको महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वत श्रृंखला मिलेगी। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करिए। अगर हम अपने मैप में देखेंगे तो यहाँ वाले इलाके में हमको महादेव, कैमूर और क्या है, मैकाल श्रृंखला मिलेंगी। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। जो अपना दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में क्या है, ऊंचा है। यहाँ इस वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या है, ये ऊंचा है। लेकिन जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस पठार का जो दक्षिण का पठार है, इसका एक भाग हम ऐसे, जो हमारे दक्षिण भारत का पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें भी एक भाग हमको देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर है, जिसे हम मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो हमारा दक्षिण के पठार का उत्तर पूर्वी भाग जो है, उसको हम मेघालय के कार्बी एंगलोंग तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ है। ये कौन सा भ्रंश, एक भ्रंश के द्वारा, ये जो भ्रंश है जिससे हमारा जो पठार का पूर्वी भाग जो अलग हुआ है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मालदा भ्रंश के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से, मालदा भ्रंश के नाम से जानते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। जो अपना ये क्या कहते हैं, मेघालय का जो पोर्शन है, इसी में अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वो स्थापित हैं। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। अब जो दक्षिण का पठार है, इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। जैसे ये जो हम मैप में मान लीजिए ये दक्षिण का पठार है, तो ये पूर्वी सिरे पर क्या स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। और जो पश्चिमी सिरा है उस पर क्या स्थित है, पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है, सतत तथा उन्हें ये सतत हैं। पश्चिमी घाट सतत श्रृंखला है पश्चिमी घाट क्या है, सतत संरचना है, जिसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। अभी हम चैप्टर के लास्ट में हमने जो भारत के इंपॉर्टेंट पासेस हैं उसका एक मैप दे रखा है। अभी हम थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के बारे में लास्ट में देख लेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो अपना पश्चिमी घाट है वो क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट में 600 मीटर
की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। जो अपना पश्चिमी घाट है, यानी जो ये वाला एरिया है, इसकी ऊंचाई क्या है, 900 से 1100 किलोमीटर है। लेकिन जो पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो अपना पूर्वी घाट है उसका विस्तार कहाँ है, उसका विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया पूर्वी घाट, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना पूर्वी घाट हो गया। तो यहाँ पे आती है अपनी महानदी, महानदी से लेकर यहाँ तक जो है विस्तार है नीलगिरी जो पर्वत है। नीलगिरी कहाँ पर है, यहाँ नीलगिरी है, यहाँ पे अन्नमलाई है। तो नीलगिरी तक क्या है, पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। अब जब पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि ये जो विस्तार है ये सतत नहीं है। क्यों सतत नहीं है, अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से इनको काट दिया जाता है। इसीलिए जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जो गिरती हैं अपनी यहाँ, जैसे ये अपने ईस्ट कोस्ट जो है, इसके आगे जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो नदियाँ गिरती हैं ये पूर्वी घाट को क्या कर देती हैं, काट देती हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। जो अपना पश्चिमी घाट है उसमें कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा में क्या होती है, पौने से ऊपर जाती हैं और इन पौने जो मानसूनी पौने होती हैं पर्वतीय घाट ढालों के सहारे ऊपर चढ़ती हैं वायुमंडल में जाकर, उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं के सहायता से बारिश होती है। वर्षा घाट, ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। जब जो पश्चिमी ढाल है इस पर जो आर्द्र हवा है उसके टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसको स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी ऊंचाई यहाँ उत्तर से लेकर ये जो दक्षिण है यहाँ पर बढ़ती जाती है। इसी कारण से जो अनाईमुडी की पहाड़ी जो है, यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वहाँ पे अनाईमुडी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी पर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। जो पूर्वी घाट है अपना, इसका सबसे ऊंचा शिखर लगभग यहाँ पे पाया जाता है, जो क्या है, महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो पूर्वी घाट है उसके दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लगभग ये मानचित्र पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लगभग सेवराय और जावेरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तटीय मैदान की। इसमें कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, ये यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर तटीय मैदान पे चलते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो उद्गम मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर ज्ञात कीजिए। जैसे अगर हम ऊटी की बात करें तो अगर हम मानचित्र ड्रॉ करेंगे तो ऊटी की लोकेशन लगभग आपको यहाँ पे मिलेगी। आप अपने फिजिकल मैप में देखिएगा ऊटी का लोकेशन। प्रायद्वीपीय पठार एक की विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यहाँ पर काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप, जिसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। जो ब्लैक सॉइल होती है बेसिकली वो ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसके सेल जो हैं कैसे हैं? आग्नेय सेल हैं। इसके सेल कैसे सेल हैं? आग्नेय सेल है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है। इन सेलों का समय के साथ अपरदन हो गया है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हमारे प्रायद्वीप के कहाँ पर, जैसे ये हो गया प्रायद्वीप, तो ये जो अपना ये अरावली की पहाड़ियाँ आप मैप में देखेंगे तो उसका लोकेशन ये होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? हमारे प्रायद्वीप के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ी है। जो अरावली है अपनी, ये क्या है? अपर्दित है और खंडित पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक
दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैले हैं। अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो अपना गुजरात राज्य जो सब पश्चिमी राज्य है वहाँ से लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसके उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो अपनी अरावली पहाड़ी है उसके पश्चिम के किनारे पर थार का मरुस्थल स्थापित है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वो कैसे है, वो बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। एक तरंगित मैदान है। ये कैसा मैदान है, एक तरंगित, ऐसे वेव्स बना हुआ है। इसमें वेव्स हैं सैंड वेव्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर मिमी से भी कम वर्षा होती है। जो वर्षा होती है वो 150 mm से भी कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। अब जाहिर सी बात है, अगर 150 मिमी से भी कम वर्षा हो रही है तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। अगर शुष्क जलवायु हो तो वहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, या तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो कैसी होगी, कटेली वनस्पति पाई जाएगी। वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं। जो हमारा भारतीय मरुस्थल है इसमें वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद बालू में विलीन हो जाती हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो वाटर सप्लाई बढ़ जाती है, तो जिसके कारण वो हमको सतह पर दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है ये क्या होती हैं, बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस प्रकार जब वो बालू में विलीन हो जाती हैं, उनको पर्याप्त जल नहीं मिलता है तो वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की तो जो लूनी नदी है अपनी वो सबसे बड़ी क्षेत्र है। लेकिन ये भी ये क्या कहते हैं, कच्छ तक आते आते क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस पर एक बार यूपीएससी ने सवाल भी किया था। बरकान, जिसे इंग्लिश में हम बरखांस कहते हैं, ये क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं, यानी इस आकृति के होते हैं। ये इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। जो मरुस्थल का क्षेत्र है इससे बरखान की संरचना का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है। लेकिन लंबवत टीले, जो लंबवत टीले होते हैं, ऐसे लंबवत टीले ये कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप अगर हम जैसलमेर में जाएंगे तो हमको लंबवत बरखान के समूह हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम तटीय मैदान की। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है अपना, जैसे ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय पठार, और ये दक्कन के पास ये दक्कन प्लेटू हो गया, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। इसी प्रायद्वीपीय पठार के किनारे, यानी जो अपना ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है यही क्या है, ये जो संकीर्ण पट्टी आपकी है, यहाँ से अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के वाले क्षेत्र को इसी को क्या कहते हैं, हम तटीय मैदान कहते हैं। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। जो पश्चिमी तट है ये पश्चिमी घाट हो गया अपना, और ये अरब सागर हो गया। इसी के बीच में जो स्थित है क्षेत्र, ये पट्टी वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पश्चिम का मैदान कहते हैं। एक संकीर्ण मैदान है, यह क्या है, संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो अपना पश्चिमी मैदान है इसको हम किस 3 भागों में बांटते हैं। जो सबसे उत्तर का मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोंकण कहते हैं। ये जो अपना महाराष्ट्र से लेकर गोवा वाला एरिया हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कोंकण कहते हैं। और मध्य भाग वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कन्नड़। और जो दक्षिण भाग हो गया इसको क्या कहते हैं, मालाबार का तट कहते हैं। ये मालाबार का तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ये जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपना मैदान विस्तृत है, ये क्या है, विस्तृत और चौड़ा। ये अपनी जो बंगाल की खाड़ी के साथ वाला जो मैदान है ये क्या है, विस्तृत है और चौड़ा है। इसलिए विस्तृत है क्योंकि उत्तर भाग में इसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कि ये विस्तृत क्यों है और चौड़ा क्यों है। उत्तर भाग में इसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। जो अपना पूर्वी मैदान है इसे हम उत्तर भाग में क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं।
बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल श्रृंखला का निर्माण करती हैं। जो महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं, जो गोदावरी सहित जो नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, इस पूर्वी क्षेत्र में क्या करती हैं, विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने साथ जब आती हैं यहाँ से ऐसे, तो अपने साथ क्या लाती हैं, बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स लाती हैं, अवसाद लाती हैं, जो क्या करती हैं, इसी पूर्वी घाट पर क्या करती हैं, निक्षेपित करती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये पूर्वी घाट उथला भी है और ये विस्तृत है और चौड़ा भी है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो केरल है अपना, यहाँ पर लगभग क्या है, ये क्या है, लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। और ये किससे बना है, प्रवाल द्वीपों, ये क्या है, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो क्या है, वो कावारत्ती है। जो कावारत्ती है वो क्या है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य जिसे पिट्टी अभयारण्य भी कहते हैं, वो पाया जाता है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यानी जो बंगाल की खाड़ी है, पिछली क्लास में हमने देखा था, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण में फैला था अपना, ये क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ था। ये अंडमान निकोबार हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। जो इन द्वीप समूह में पादप यानी प्लांट्स जो हैं और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है। ये द्वीप समूह विषुववृत्त के समीप स्थित हैं। जो हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है, विषुववृत्त के समीप स्थित है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय है। ये घने जंगलों से आच्छादित है। जाहिर सी बात है, अगर जलवायु विषुवतीय है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी तो क्या होगा, जंगलों से आच्छादित होगा ये क्षेत्र। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। जो हमारे देश की विभिन्न भू आकृतिक विभाग हैं, उनका विस्तृत विवरण क्या है, प्रत्येक विभाग की विशेषता को स्पष्ट करता है। ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जितने भी हमने अभी पढ़े, चाहे वो हिमालय के पर्वत हों या उत्तर के मैदान हो या दक्षिण का पठार हो, ये क्या है, ये एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। वे देश की प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं। देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन तीनों क्षेत्रों में, जो तीनों प्रमुख क्षेत्र हैं, या हम बात करें मरुस्थल की, तो ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पे केवल बालू पाई जाती है, वर्षा नहीं होती तो वो निरर्थक क्षेत्र है। कोई भी क्षेत्र हमारे लिए निरर्थक नहीं है, हर एक क्षेत्र का औचित्य है और हर क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। जो उत्तर में पर्वत का क्षेत्र है वो क्या है, उसमें जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। यानी जो उत्तर के क्षेत्र में हमारी इमारती लकड़ियाँ जो हैं वो प्रचुरता में पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। बात करें अगर उत्तर के मैदानों की, तो ये क्या है, एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर तो यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो अपने साथ क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स लेकर आते हैं बाढ़ के पानी। तो ये क्या होती है, साल दर साल हमारी उत्तर की भूमि जो है वो क्या कहते हैं, उर्वर होती जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहते हैं। तो यहाँ पर फसल भी अच्छी फसल लगती है, तो अच्छा उत्पादन होता है फसलों का, इसलिए इसको अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला और इसी क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताएं जो हुई उनको उनके विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। जो हमारा पठारी भाग है वो क्या है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाया जाता है, चाहे वो मयूरभंज का इलाका हो या सिंह भूमि का इलाका हो, तो इसमें क्या है, खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाता है। पठारी भाग तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। जो अपना तटीय क्षेत्र है वो मछली पकड़ने के लिए यानी मत्स्यन के लिए और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। पोत संबंधी मतलब जो अलग अलग पोर्ट्स पाए जाते हैं, सी पोर्ट्स पाए जाते हैं, वो अपने
तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगर ये पोर्ट्स नहीं होंगे तो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा। इस प्रकार देश के विविध भौगोलिक आकृतियाँ भविष्य के विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अपना प्रायद्वीपीय पठार। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का क्लास। कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।